नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। और बिहार में एनडीए में सीट का बंटवारा फाइनल हो गया है, लेकिन अभी इंडी अलायंस में पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सहयोगी दलों की फाइनल राउंड की बातचीत होने वाली है, जिसके बाद सीटों का ऐलान होगा। अब तक इंडी अलायंस में सीटों का पेच सुलझ ही नहीं पाया है। यही वजह है कि बिहार की 40 सीटों का मुद्दा अब पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। आरजेडी कांग्रेस की बैठक के बाद सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगाएंगे। हालांकि गठबंधन के तमाम नेता जल्द ही सीट का फॉर्मूला सेट होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक सीटों का पेच सुलझ नहीं पाया है। दिल्ली में होने वाली फाइनल राउंड की बातचीत में कौन सा फॉर्मूला सामने आता है, इस पर सबकी नजर है। और इस बीच महागठबंधन में सीट शेयरिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में चर्चा चल रही है। अगले 24 घंटे में सीटों की घोषणा होगी। आरजेडी कांग्रेस में सीटों को लेकर फाइनल चर्चा। कांग्रेस आलाकमान ने आरजेडी को सूची भेजी है। औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर की सीट और साथ ही साथ किशनगंज, कटिहार, वाल्मीकिनगर और सासाराम की सीट, पश्चिम चंपारण, नवादा और पूर्णिया पर आरजेडी फैसला करेगा। दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी पर भी बात जो है वो चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर में चर्चा महागठबंधन के अंदर भी चल रही है और 24 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी 24 घंटे के अंदर सीटों का फॉर्मूला तय करके ऐलान भी कर दिया जाएगा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर चर्चा चल रही है। फाइनल हो जाएगा सीट शेयरिंग का मुद्दा और उसके बाद फिर इसका ऐलान जो है कर दिया जाएगा। आज एक बैठक भी इसको लेकर होने जा रही है। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, लगभग ये तय माना जाए कि आज सीटों का फॉर्मूला निकल जाएगा, और अगर वो फॉर्मूला निकलता है तो कौन सी सीटें और कितनी नंबर हो सकती है? जी बिल्कुल। और आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है वो लगभग तय माना जा रहा है कि जो सीटों का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय हो चुका है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे आरजेडी और कांग्रेस दोनों की दावेदारी है। जो माले हैं वो भी कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और इसी 2-3 सीटों को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो अंतिम दौर में है। और माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर ये तमाम चीजें जो है वो सुलझा ली जाएंगी और गठबंधन में जो है सीटों का जो घोषणा है वो हो सकती है। कांग्रेस में जिन सीटों पर लगभग सहमति बन चुकी है, माना जा रहा है कि लगभग 9 सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में आएगी, और उसमें औरंगाबाद, पटना साहिब, बक्सर, किशनगंज, कटिहार, वाल्मीकिनगर और सासाराम सीट पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन साथ साथ अगर आप मिथिलांचल की अगर बात करें तो मिथिलांचल में जो दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी सीट पर लेकर के चर्चा चल रही है। समस्तीपुर से जो अशोक कुमार है वो चुनाव है कांग्रेस को लेकर के, लेकिन माना जा रहा है कि वो सीट पर बदलने की बात चल रही है, लेकिन दावे अब तक है। पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया पर जो है वो कांग्रेस इस बात को मान चुकी है कि राजद इस पर अगर कोई फैसला लेती है, कांग्रेस को कोई अगर सीट देती है तो उस पर फैसला राजद खुद लेगी। तो इस तरीके से अगर कहें तो माले से एक राउंड की बात होनी है, और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को 9 सीटें मिलेंगी और लगभग 27 से 28 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ेगा, और अगले 24 घंटों के अंदर सीटों की घोषणा हो सकती है। जी लेकिन रवि, मामला फंस कहाँ रहा है? क्या कुछ ये सामने बातें आ पाई, क्योंकि आज भी बैठक की बात कही जा रही है। क्या कोई ऐसी सीट है जिसको लेकर के मामला तीनों में ही, माले हो या आरजेडी हो या कांग्रेस के बीच में फंसा हुआ है? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे 2 बातें स्पष्ट है कि लगभग मैक्सिमम सीट ऐसी है जहाँ पे दोनों के बीच में समझौते हैं, लेकिन एनडीए के साथ जो अब देखें पशुपति पारस जो है वो लगभग नाता टूट गया है। उनसे भी आरजेडी की बातचीत शुरू हो गई है। अब माना जा रहा है कि अगर आरजेडी वहां से उनके साथ बात बन जाती है
उसमें पशुपति पारस हो, प्रिंस हो, तो उनको सीटें देनी है। समस्तीपुर की सीटें उनके पास, हाजीपुर की सीटें हैं। समस्तीपुर पर कांग्रेस का पहले से चुनाव लड़ते रहे हैं। मुकेश सहनी जो है उनसे भी बात नहीं बनी है, तो आरजेडी के साथ उनकी भी बातें चल रही हैं। तो रणनीति इस बात की है कि अगर दोनों से बातें बन जाती हैं तो फिर सीटों को लेकर के तालमेल होता है, तो सीटें देनी पड़ेगी। अगर नहीं बात बनती है तो फिर कांग्रेस, आरजेडी और माले मिलकर सीटों को बंटवारा करेंगे और खुलासा करेंगे। जी चलिए रवि, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगभग सीटों का फॉर्मूला जो है वो तय माना जा रहा है। आज भी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में सब कुछ फाइनल कर लिया जाएगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर उनकी नजर बनी हुई है, तो क्या कुछ अभी इसको लेकर हलचल चल रही है, उनसे भी इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेंद्र, एनडीए गठबंधन में तो सीटों का फॉर्मूला तय हो गया, सामने सब कुछ आ गया, इंडिया अलायंस में कब होगा? देखिए, जिस तरीके से एनडीए में सीटों का फार्मूला जो है वो तय हो गया है, और यदि हम इंडी गठबंधन की बात करें तो वहां अभी इंडिया अलायंस में समय लग सकता है। अभी वहां थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि अभी वहां बातचीत की दौर शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, दिल्ली में सारा निर्णय होना है। लालू प्रसाद यादव और आरजेडी और बाकी अन्य जो घटक दल हैं वो बिहार में निर्णय ले सकते हैं। दूसरी ओर पशुपति पारस भी उनके संपर्क में है। तो तमाम चीजों को देखते हुए ही महागठबंधन का जो खेमा है वो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वह तय करेगा। थोड़ा वक्त और लग सकता है, 2 से 3 दिनों का समय लग सकता है। यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी वहां बातचीत चल रही है, जो बातचीत के निष्कर्ष निकलते दिखाई दे रहे हैं, उसमें थोड़े वक्त की अभी गुंजाइश है, क्योंकि उनका कुनबा भी बढ़ सकता है। यदि पशुपति पारस आज एनडीए से अलग हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो महागठबंधन का रुख करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में उनके साथ जो सांसद मौजूद हैं वो सांसद महागठबंधन में जाएंगे, और उनके लिए भी आरजेडी को और कांग्रेस को जगह बनानी होगी। पहले से आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की यदि हम बात करें तो उनकी बातचीत लगभग एक फार्मूले पर तय है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों को लेकर के सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका है। लेकिन यदि पशुपति पारस जाते हैं तो उन्हें भी उसमें जगह देनी होगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 102 दिनों का वक्त वहां अभी लग सकता है। हालांकि एक आज बैठक होने की बात सामने आ रही है कि आज बातचीत हो सकती है तेजस्वी यादव की और कांग्रेस के बड़े नेताओं की, तो देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन फिलहाल यह मानकर चलना चाहिए कि थोड़ा वक्त अभी उसमें लग सकता है। और यही सवाल जो है वो एनडीए के लोग भी अब यह पूछने लगे हैं कि आखिर जो लोग पहले से इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, एकजुटता की बात कर रहे थे, तो उनका समझौता अभी तक क्यों नहीं हुआ है। खैर, चूंकि चुनाव की घोषणा हो गई है और जल्द से जल्द तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्हें अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, लेकिन महागठबंधन में कुछ सीटों पर 2 सीटों को लेकर भी खबर आ रही थी। बात बेगूसराय की करें, कटिहार की करें, तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की तरफ से भी दावेदारी की जा रही थी, और आरजेडी और माले भी चाह रहे थे कि उनके खाते में सीट जाए। क्या इसको लेकर सब कुछ सुलझ पाया है, या कुछ ऐसे सीट और हैं जहां पेंच फंसा हुआ है? देखिए, अब जदयू उन लोगों के साथ में नहीं है, महागठबंधन में जदयू नहीं है, तो एक बड़ी जगह कहीं न कहीं बनती जदयू वाली जगह जो है वो बनती हुई महागठबंधन में दिखाई दे रही है। तो ऐसे परिस्थिति में अब कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट मिले। पहले माले को या फिर कह लें कि पूरे लेफ्ट को ही एक सीट देने की बात हो रही थी, तो अब एक सीट पर लेफ्ट भी तैयार नहीं है। आरजेडी भी कम से कम चाहती है कि 25 सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो ऐसे परिस्थिति में इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए लग रहा है कि फिलहाल बातें नहीं बन पा रही हैं। लेकिन बिल्कुल, अब शैलेंद्र, आप इस पर नजर बनाए रखिए। अब इंतजार है कब तक सीटों का सब कुछ फाइनल होता है और उसके बाद औपचारिक इसका ऐलान किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बढ़ते आगे, इसी बीच आपको बता दें, बिहार में एनडीए में भले ही सीटों का पेच जो है वो अब सुलझ गया है, लेकिन 40 सीट पर अभी इंडिया अलायंस में पेच फंसा हुआ है। और दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ सहयोगी दलों की फाइनल राउंड की बातचीत होने वाली है, जिसके बाद सीटों का ऐलान होगा। इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं होने पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो आधारभूत अंतर है ये समझना पड़ेगा।
एनडीए में एक व्यक्ति कहता है सब सुनता है, इंडिया गठबंधन में सब आपस में मिलजुल कर बात करते हैं, सब एक दूसरे की सुनते हैं। तो जहां एक व्यक्ति कहता है और सब सुनता है, वहां सीट शेयरिंग में इतनी देरी हुई। यहाँ तो सब लोगों की बातें सुननी है, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन समय से ही हो जाएगा। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, कल इसका ऐलान कर दिया गया, लेकिन ऐलान के साथ ही जो सहयोगी दलों की नाराजगी है वो भी दिख रही है। पशुपति पारस जी के साथ धोखा हुआ है। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मतलब निकल जाता है तो पहचानते नहीं है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय है और बहुत जल्द इसकी घोषणा होगी। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना है, एक जीतने वाला गठबंधन तैयार हुआ है, जीतने वाला संख्या तय किया गया है कि सभी दल मिलकर 40 का 40 सीट एनडीए का बिहार में हम लोग कैसे जीते। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अभी तक इस पर उनकी बातचीत तय नहीं हो पाई है, उनमें आपस में ही नुरा कुश्ती चल रही है और उनको मालूम भी है कि जीतने के लिए तो लड़ना नहीं है, वो चुनाव हारने के लिए ही वो मैदान में है। एनडीए गठबंधन में सब कुछ समय पर हो गया, सभी दलों में अपने अपने जो हम लोगों का जो घटक दल थे, बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया। वही आप देख रहे हैं कि ईडी गठबंधन में किस तरह से तमाशा हो रहा है। कहने के लिए वो कह रहे हैं कि चौंकाने वाले परिणाम होंगे, लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। तो बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। एनडीए की सीट शेयरिंग का मामला अब सेट हो गया है। बीजेपी की तरफ से 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे तो जेडीयू के खाते में 16 सीट गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट मिली है। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी खटपट जारी है। महागठबंधन में फाइनल दौर की बातचीत अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस में सीटों पर बात अटक गई है। आरजेडी की 30 सीट पर दावेदारी है, कांग्रेस 11 सीटों पर अड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस को 7 सीट ही आरजेडी देना चाहता है। तो बाकी 3 सीट जो है वो लेफ्ट के लिए छोड़ने की बात कही जा रही है। आरजेडी परंपरागत सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। फाइनल बातचीत अब दिल्ली में होने वाली है, यानी पटना से अब शिफ्ट होकर दिल्ली में ये बातचीत का सिलसिला पहुंच चुका है, जहां बताया जा रहा है कि आज फाइनल बातचीत इस पर होगी। सीटों का फॉर्मूला निकाला जाएगा, कितनी सीटें आरजेडी को, कितनी कांग्रेस को, कितनी लेफ्ट को मिलने वाली है, इस पर बातचीत होगी। साथ ही साथ आरजेडी की नजर पशुपति पारस भी है कि पशुपति पारस जो है वो अगला कदम क्या लेते हैं। और इसी बीच आपको पशुपति पारस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पशुपति पारस आज एनडीए से बाहर होंगे। केंद्रीय मंत्री परिषद से भी वो इस्तीफा देंगे। पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज 11:30 बजे पीसी की बात कही जा रही है, जिसमें पशुपति पारस कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। आरजेडी के संपर्क में भी बताए जा रहे पशुपति पारस, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। पशुपति पारस की पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं गई, बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी, इसी बात से वो नाराज हैं और माना यह जा रहा है कि आज पशुपति पारस कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आरजेडी का भी पशुपति पारस को लेकर सकारात्मक रुख है। हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी पशुपति पारस आज कर सकते हैं। और दिल्ली संवाददाता मितेश सिंह अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मितेश, आज सबकी नजर पशुपति पारस पर है कहीं ना कहीं कि आज वो क्या फैसला लेंगे, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या हाजीपुर सीट को लेकर कुछ बड़ा ऐलान पशुपति पारस कर सकते हैं और क्या ये आज फाइनल हो जाएगा कि पशुपति पारस आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, पशुपति पारस ने इस बात के संकेत 3 दिन पहले ही दे दिए थे, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि जब बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी, एनडीए में सीटों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे, अगले कदम पर फैसला लेंगे। तो कल शाम में 5 बजे जब एनडीए के सारे घटक दल एक साथ बैठकर बीजेपी दफ्तर में इस बात का ऐलान कर दिए, उनकी तरफ से साफ हो गया कि 40 में से कितनी सीटों पर कौन कौन पार्टी चुनाव मैदान में है। उसमें एलजेपी रामविलास के खाते में, चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 5 सीट थी, लेकिन चाचा पशुपति पारस की जो आरएलजेपी है उसके खाते में 0 सीट थी, यानी उनको एक भी सीट बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया गठबंधन में। उसके बाद से ये तय हो गया है कि पशुपति पारस एनडीए भी छोड़ेंगे और पशुपति पारस जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देंगे, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। और जो हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक उनकी बातचीत हो रही है
आरजेडी के नेताओं से। और आरजेडी की तरफ से जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक सकारात्मक रुख है पशुपति पारस को लेकर के, उनके पार्टी को लेकर के आरजेडी खेमे में भी। तो विकल्प तलाशने की कोशिश हो रही है। और पशुपति पारस जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से संकेत दिए थे, दलित अपमान का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि खुद हम पासवान हैं, प्रिंस राज पासवान है। इसके अलावा उन्होंने संजय पासवान जो कि एमएलसी हैं बीजेपी कोटे से, उनको इस बार एमएलसी रिपीट नहीं किया गया है, तो उस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अन्याय की बात करेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, और दलित कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे पशुपति पारस इस मुद्दे को उठाएंगे। आज 11:30 बजे जो उनकी तरफ से ऐलान होगा वो बड़ा ऐलान हो सकता है, और इस बात की संभावना जताई जा रही है। क्या यही वजह है कि इंडिया अलायंस से अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं पशुपति पारस का, इस वजह से उसके बाद फिर सीट का फाइनल भी होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया अलायंस जो है उसकी तरफ से भी इंतजार किया जा रहा था कि एनडीए अलायंस में सीटों का बंटवारा हो जाए। हालांकि वो लोग अपना पेपर वर्क कर रहे हैं, अब आपस में बातचीत की प्रक्रिया लगातार चल रही है। उसके बावजूद भी एक गुंजाइश जरूर रखना चाहते थे कि इधर जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसके लिए उधर जगह हो सकती है। दूसरा, जिस पार्टी को इधर जगह नहीं मिली, चाहे मुकेश सहनी की बात करें या पशुपति पारस की बात करें, दोनों की बात चल रही थी। इधर पशुपति, ठीक है अमितेश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि इंतजार है अब 11:30 बजे का, जब पशुपति पारस आज ऐलान करने जा रहे हैं। क्या वो ऐलान होगा? बढ़ते हैं आगे, इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। शिक्षक बहाली परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में रिमाइंडर भेजा गया है। बीपीएससी ने आर्थिक अपराध इकाई को ये रिमाइंडर भेजा है। कहा गया है कि प्रश्न पत्र लीक का ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए। अब तक की ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर लीक की पुष्टि नहीं हुई है, ये आयोग का कहना है। दोनों पालियों की परीक्षा से पहले लीक का साक्ष्य मांगा गया है बीपीएससी की तरफ से, और यह भी कहा गया है कि बिना ठोस साक्ष्य के आयोग परीक्षा रद्द नहीं करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है शिक्षक बहाली फेज 3 से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें अब बताया जा रहा है बीपीएससी ने ईओयू को रिमाइंडर भेजा है, जिसके तहत ये पूछा गया है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वो एग्जाम से पहले लीक हो गए थे, इस बात की पुष्टि करते हुए कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया जाए ईओयू की टीम की तरफ से, तभी बीपीएससी इस पर कोई फैसला लेगा। नहीं तो बीपीएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी परीक्षा रद्द नहीं करेगा बीपीएससी, जब तक कोई ठोस साक्ष्य बीपीएससी के पास नहीं आ जाता है। आपको बता दें कि ईओयू की टीम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 14 मार्च को ही एग्जामिनेशन पेपर लीक हो चुके थे, और यह भी कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस जहां पर यह छपने के लिए पेपर गया हुआ था प्रश्न पत्र, वहीं से ये लीक हुआ है। और संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, बीपीएससी रिमाइंडर जरूर भेज रहा है, लेकिन तथ्य तो सामने आ ही रहे हैं धीरे धीरे कि जो बीपीएससी पेपर लीक का मामला है वो छपने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। बिल्कुल, देखिए शिप्रा, जिस प्रकार से बीपीएससी लगातार जो है एक ही बात पर कायम है कि प्रश्न पत्र लीक के लिए जो सबूत है वो ठोस नहीं है, और इसके लिए फिर से बीपीएससी ने ईओयू को यानी आर्थिक अपराध इकाई को रिमाइंडर भेज दिया है। और रिमाइंडर की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आर्थिक अपराध इकाई ने पहले ही दावा कर दिया है कि पूरे मामले पर उसने साक्ष्य दे दिया है, और उसके आधार पर ये माना जा सकता है कि लीक हुआ है। अब देखना यह है कि शाम तक का इंतजार बीपीएससी को फिर है कि आर्थिक अपराध इकाई कुछ और ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराएगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अभी तथ्य सामने आई है उसके मुताबिक जो सिपाही भर्ती परीक्षा में जो मास्टर माइंड था जिसने प्रश्न पत्र लीक कराया था, उसने ही इसमें भी लीक कराया है। तो कहीं ना कहीं कई तरह के साक्ष्य आए हैं, और जो गिरफ्तारी हुई है 266 अभ्यर्थियों की, उसके आधार पर भी आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि जो रिमाइंडर भेजा गया है या जो 2 रिपोर्ट भेजी गई है उसके आधार पर परीक्षा रद्द हो सकती है। आयोग मानने को तैयार नहीं है, अभ्यर्थी लगातार नाराज हैं और बड़ा आंदोलन होगा। बिहार में तमाम जो अभ्यर्थी है वो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जब तक रद्द नहीं होगा आंदोलन की तैयारी हम लोग कर लिए हैं, और कुल मिलाकर कल से बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा, और जिसको लेकर आयोग की चुनौतियां बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीपीएससी और ईओयू के बीच चल रही इस तनातनी पर जो अभ्यर्थी हैं वो असमंजस की स्थिति में होंगे। रजनीश, क्या आखिर होने क्या जा रहा है, परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, देखिए जो प्राइमा फेसी है उसके मुताबिक परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए थी, लेकिन आयोग के चाहे वो कंट्रोलर हो, सचिव हो या चेयरमैन हो, तमाम लोग जो है कई बार बैठक की, और बैठक के बाद भी नतीजा नहीं निकला, और एक ही चीज बार बार कही जा रही है कि ठोस साक्ष्य नहीं है।
पहली और दूसरी पाली की जो परीक्षा है, दोनों का ठोस साक्ष्य मांगा गया है। जो अभ्यर्थी हैं वो दावा कर रहे हैं और जो पुलिसिया जांच है या जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पहला जो परीक्षा है उससे काफी पहले प्रश्न पत्र और आंसर शीट जो है वायरल हुआ था, लीक हुआ है। अब देखना यह है कि अब आयोग और लेकिन रजनीश, इस मामले में जो मास्टरमाइंड है विशाल चौरसिया, वो गिरफ्तार किया जा चुका है, तो क्या अभी तक वो ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं? देखिए, विशाल चौरसिया जो है वो ऑलरेडी सरकारी कर्मी है और ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत रहा है। इसका पहले से भी इतिहास रहा है कि ये मास्टरमाइंड है और इस प्रकार के कारनामों को कहीं ना कहीं अंजाम देता था। बावजूद बीपीएससी मानने को तैयार नहीं। हालांकि जो खबर आ रही है कि बीपीएससी के कई कर्मचारी जो हैं आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर है और आज किसी भी वक्त आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ के लिए बीपीएससी जा सकती है। ठीक है रजनीश, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब बीपीएससी को लेकर ये बात जो है सामने आ रही है। बीपीएससी ने ईओयू को रिमाइंडर भेजा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ अपडेट किया जाता है, वो भी खबर सबसे पहले आपको बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। छपरा के मझनपुरा में पुजारी की हत्या कर आरोपियों ने अष्टधातु की मूर्तियां लूट ली है, जिसके कारण लोग आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने सड़क को जाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात पुजारी शंकर दास मंदिर में सो रहे थे, तभी अपराधी मंदिर में घुस जाते हैं और उनकी हत्या कर मंदिर से मूर्तियों को लूटकर फरार हो जाते हैं। मंदिर में मूर्ति लूट की ये दूसरी घटना बताई जा रही है और इसी वजह से लोगों का आक्रोश काफी ज्यादा है। लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया।